अनामिका सो रही थी। नींद से उठ के वो सासू माँ के पास जाती है। मार डालूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, जीने नहीं दूंगी, मार डालूंगी। अनामिका इस तरह जोर जोर से चिल्लाती है। ये सुन के सासू माँ की नींद खुल जाती है। मेरे गले पे चाकू रख के इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? सासू माँ उस पर जोर से चिल्लाई। तब अनामिका को होश आया। अरे अरे सासू माँ, क्या मैं सच में आ गई? मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। पिछले 4 दिनों से स्वामी जी मेरे सपने में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी सासू माँ को मार दूं और मारने के बाद आप फिर से जीवित हो जाएंगे। अनामिका की इस तरह की बातें सुन के सासू माँ आश्चर्य हो जाती है। अरे एक बार मरने के बाद कोई व्यक्ति कैसे जीवित रहेगा? और उन सब पर विश्वास मत करो। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर अनामिका फिर से आराम करने चली जाती है। सासू माँ लंबी सांस लेती है और वो भी आराम करने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह एक स्वामी जी उनके घर पे आते हैं। स्वामी जी, आप कौन हैं? हमारे घर क्यों आए हैं? मैं तो आपके भलाई के लिए आया हूँ। आपको करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। 1 रुपए 2 रुपए नहीं, पर उसके लिए आपको बस एक काम करना है, नरवली। उनकी ऐसी बातें सुनकर अनामिका मन ही मन सोचने लगी। इसका मतलब ये वही है जिन्हें मैं रोज सपने में देखती हूँ। स्वामी जी ने जैसा कहा अगर मैं करूँ तो वो सच हो जाएगा। इस तरह अनामिका मन ही मन सोचती है और फिर हड़बड़ा के वो कहने लगती है। तो स्वामी जी, अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे अपनी सासू माँ को मारना होगा? मैं तैयार हूँ। हाँ अनामिका, मैं 10 मिनट का एक छोटा सा पूजा करूंगा। उस पूजा के बाद तुम एक चाकू लेके अपनी सासू माँ को मार डालना। फिर तुम्हें करोड़ रुपए मिल जाएंगे। उन पैसों से सासू माँ भी जिंदा हो जाएगी। अनामिका भी उनकी बातों पर तैयार हो गई। मेरी सासू माँ अभी बाजार गई है, उनके आने तक आप पूजा खत्म कर लीजिए। उसकी बात पर वो तैयार हो जाते हैं, फिर रंगोली डालते हैं और पूजा में बैठ जाते हैं। जब यहाँ पे ये सब चल रहा था, सासू माँ बाजार से लौट के आई। घर पे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और अनामिका बेहोश पड़ी हुई थी। सासू माँ हड़बड़ा के आके कहती है, अनामिका, अनामिका। वो उसे जगाती है। अनामिका गहरी नींद में थी। स्वामी जी कहाँ है सासू माँ? स्वामी जी। फिर सासू माँ पूछने लगती है, स्वामी जी कहाँ हैं, क्या हुआ है ये सब। मुझे सपने में जो स्वामी जी दिखाई देते हैं वो आए थे। हमारे घर आके उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको मार दूं तो करोड़ों रुपए मिलेंगे और कहा कि वो पूजा करेंगे। फिर उन्होंने मुझ पर विभूति छिड़क दी सासू माँ और पूछा कि अलमारी की चाबियां कहाँ है। मैंने उनसे कहा कि बिस्तर के नीचे है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं सासू माँ। हाय, क्या हो गया? ये कहते हुए सासू माँ भागते हुए अलमारी की तरफ गई। वहाँ सब कुछ खाली था। गहने, कपड़े, बनारसी साड़ियाँ, सब कुछ लेकर वो भाग गए थे। ये देखकर सासू माँ जोर जोर से रोने लगी। हाय रे, देखो मैंने कहा था ऐसी बातों पे भरोसा मत करना। उसने तुम पे दवाई छिड़क के बेहोश करके सारा सामान लेके भाग गया। उनकी बातें सुनकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। हाय रे, मेरे जेवर, मेरी साड़ियाँ सासू माँ। अब रो के क्या फायदा, चलो पुलिस स्टेशन। इस तरह सासू माँ अनामिका को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ अनामिका के पति प्रवीण थे, जो कि एक पुलिस अधिकारी थे। अजी, हमारे घर में चोरी हो गई। फिर अनामिका पूरी कहानी खुल के बताती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, इन सभी अंधविश्वास पर विश्वास ना करो, और स्वामी जी की बातों पर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मुझे एक शिकायत दो, मैं देखता हूँ। अनामिका हाँ कहती है और फिर एक कंप्लेन दर्ज कराती है। फिर अनामिका अपनी सासू माँ के साथ घर लौट जाती है। उनके जाते ही प्रवीण अपने दोस्त विजय को फोन लगाता है। विजय, हमारा योजना अच्छे से सफल हो गया। तुमने बहुत अच्छे से अभिनय किया है। आज मेरी पत्नी को अंधविश्वास करने का सबक मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पैसे और गहने लेके तुम स्टेशन आ जाओ। अरे प्रवीण, मैं तुम्हारे घर जाने के लिए बाइक निकाला, पर बाइक बीच में रुक गई। अभी मैं पैदल जा रहा हूँ।
क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, यानी कि हमारे घर में सच में चोर आया था। हाय भगवान। इस तरह सब कुछ बता के वो फोन रख देता है। तब तक एक स्वामी जी विजय के सामने आ जाते हैं और उन्हें देखकर कहीं ये चोर स्वामी जी तो नहीं? ये सोचकर उन्हें रोक के वो सवाल जवाब उनसे करने लगा। स्वामी जी भी भ्रमित हो गए और उत्तर संदिग्ध के साथ बताए। विजय उसे पकड़ के सीधा थाने ले गया। वहां स्वामी जी सब सच उगलते हैं और गहने, साड़ियां, पैसे सब लौटाते हैं। पुलिस उन्हें सलाखों के पीछे डाल देती है। उसके बाद अनामिका और सासू माँ को वहां बुलाया जाता है। वहां वो दोनों पहुंचते हैं, फिर अपनी साड़ियां, जेवर, पैसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कहती हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसीलिए 1 घंटे के अंदर चोर पकड़ लिया। शारदा इस तरह कहती है, हे भगवान, मैंने सबक सीख लिया। आज के बाद से मैं कभी भी इस तरह के ढोंगी बाबाओं की बातों पे नहीं आऊंगी। इस तरह कहकर अनामिका अपनी साड़ी, गहने सब लेकर सासू माँ के साथ घर लौट जाती है। उसके बाद से अनामिका ने फिर कभी अंधविश्वास नहीं किया और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। कृष्णपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अनामिका नाम की एक गरीब महिला थी। वो नौकरानी का काम करती थी और अपने पिता की देखभाल करती थी। वो ऐसे ही संघर्ष कर रही थी और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दुर्भाग्य से विनय नाम का एक अमीर आदमी उसके गांव में आता है। जब वो अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था, उसने अनामिका को देखा। उसे देखकर विनय कहता है, वाह, गांव की लड़की कितनी खूबसूरत होती है। विनय इस तरह सोचता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनामिका उससे देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन अनामिका कपड़े ले जाती है नदी में धोने के लिए। जब वो वहां कपड़े धो रही होती है, विनय आता है। विनय को देखकर वो तनाव में आ जाती है। क्या हुआ? तुम इतने तनाव में क्यों हो? मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तुम मेरे साथ क्यों बात कर रहे हो? नहीं जानता हूँ, इसीलिए तो परिचय करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब अनामिका शर्माती है और वहां से दूर जाने की कोशिश करने लगती है। तुम शर्मा क्यों रही हो? शर्मा रही हो तो और सुंदर दिख रही हो। उसने ऐसा कहा। फिर वो वहां से चली गई। ऐसे ही किसी न किसी वजह से वो उससे बात करता था और वो भी उससे बात करती थी। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दिन विनय अनामिका से कहता है, अनामिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा शादी के लिए। नहीं, तुम धनवान हो, इसी वजह से मैंने अपनी राय नहीं दी। हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो बहुत अमीर होते हैं। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तुम बिल्कुल पागल हो। क्या हुआ अगर हमारे पास पैसे हैं? मेरा दिल बहुत अच्छा है, तुम कहो तो अभी गांठ बांध लूं। ये बातें सुनकर वो शर्माते हुए दौड़ के अपने घर भाग जाती है। घर पहुंचते ही पिताजी गंभीरता से देखने लगे। पिताजी, मैं अभी बाहर से आई, थोड़ी देर हो गई। आप बुरा मत मानिए। मैंने आपको बताया था ना कि विनय नाम का एक लड़का शहर से यहाँ आया है। मैं उसी से बात कर रही थी। मैं उसी के साथ थी पिताजी। अनामिका ने इस तरह से कहा, पर पिताजी कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। क्या हुआ पिताजी? अगर आपको वो पसंद नहीं तो मैं कल से उससे बात नहीं करूंगी। वो ऐसा कहती है, पर पिताजी बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे थे। ये देखकर अनामिका डर जाती है। क्या हुआ पापा? पापा, पापा, पापा। इस तरह वो जोर जोर से रोने लगी। तब तक उसके पिताजी की सांसें रुक गई थी। पिताजी, पिताजी, अगर आप ना रहे तो मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी पिताजी? वो दिन खत्म हो गया। फिर अनामिका के पिताजी के सारे क्रियाकर्म हो गए। विनय सारी चीजों का देखभाल कर रहा था। वो दिन खत्म हो जाता है। दूसरे दिन विनय अनामिका से कहता है, अनामिका, तुम्हारे पिताजी अब नहीं हैं। अकेले रहना अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करके घर ले जाना चाहूंगा। उसकी बातें सुनकर वो चुप रही। चुप का मतलब हाँ होता है। फिर विनय ने उससे शादी कर ली। अनामिका हैरान थी और रोती रही।
बाद में वो विनय के साथ शहर चली गई। विनय बहुत अमीर था। उसके पास बहुत बड़ा बंगला था। उसकी माँ का नाम था राधा। अनामिका जिस वक्त उस घर में कदम रखी, राधा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रही थी। उसके चारों तरफ तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। उन दोनों को देखकर राधा उनके पास गई। अरे विनय, इतने दिनों के बाद घर का याद आया। ये लड़की कौन है? नौकरानी है? तुम घर पे नहीं होने के बाद भी नौकरानी के बारे में सोचे? हाँ, कोई नौकर ठीक से काम नहीं करता। इतने हैं फिर भी कम पड़ जाते हैं। अच्छा, पहले अंदर आओ और खाना खा लो। ए लड़की, अंदर जाओ और नौकरानी से बात करो। वो बताएंगी तुम्हें क्या करना है। माँ, एक बार मेरी बात सुनो। इसका नाम अनामिका है। ये मेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं है। इस तरह विनय सब कुछ समझाता है क्या क्या हुआ था। सारी बातें सुन के राधा को बहुत गुस्सा आता है। छी, ये क्या क्या? जिसका कोई सहारा ही नहीं, उससे तुमने शादी कैसे की? छी, तुम एक नंबर के मूर्ख हो। अरे, इसे होश नहीं थी, पर तुम्हें क्या हुआ था? देखा पैसा है और जाल में फंसा ली। इस तरह अनामिका को वो बहुत डांटती है और भला बुरा कहती है। फिर बाद में विनय उसे अंदर ले जाता है और समझाता है। उस दिन से राधा अपने बहू और बेटे से बात नहीं करती थी। वो उन्हें एक कीट पतंग की तरह देखती थी। एक दिन जब सास और बहू दोनों घर पे थे, राधा को एक फोन आता है कि उनकी बेटी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस बारे में जानने के बाद राधा अनामिका की तरफ देखकर कहने लगती है, नीच लड़की, पता नहीं तुम किस मुहूर्त में घर आई थी। मैंने तुम्हारे कारण अपने बेटे को आज खो दिया हमेशा के लिए। इस तरह से उसकी बातें सुन के अनामिका आश्चर्य होकर कहने लगती है, सासू माँ, क्या हुआ मेरे पति को? क्या हुआ मेरे पति को? तुम्हारे पति कहाँ है? तुम शैतान होके आई और उसकी जान ले ली। अब इस घर में तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम यहाँ से निकलो। इस तरह से कहकर सासू माँ उसे घर से बाहर भेज देती है और दरवाजा बंद कर देती है। सासू माँ, दरवाजा खोलिए सासू माँ, मुझे बताइए मेरे पति कहाँ है सासू माँ? बहुत देर तक वो दरवाजा नहीं खोलती। फिर अनामिका अपने पति को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे उसका पता नहीं मिलता। वो भूख से तड़पने लगती है। वो बहुत संघर्ष करती है। चारों तरफ देखती है कि अगर कोई आके उसे खाना परोस दे बस। वो भोजन का इंतजार करती है, पर भोजन मांगने से वो बहुत डरती है। उसका स्वाभिमान उसे खाना मांगने से रोकता है। हे भगवान, आपने मेरा जीवन ऐसा क्यों बनाया? इस तरह से वो कह के रोती है। फिर उसे एक हैंड पंप दिखता है। वहां वो जाके पंप चला के पानी पीकर अपना प्यास बुझाती है और ऐसे वो अनाथ हो जाती है। अनामिका को सड़क किनारे जो मिलता था वही खाती थी और जी रही थी। उधर सास अपना पसंदीदा खाना खा के मजे ले रही थी। अचानक से विनय आ जाता है। उसे देखकर उसकी माँ आश्चर्य रह जाती है। क्या माँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? सोच रही है कि मैं कैसे बच गया? आप इंसान भी है या नहीं? आप अपने ही बेटे को कैसे किडनैप करा सकती है? क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है? सच बताइए, नहीं तो मैं बिल्डिंग से कूद के जान दे दूंगा। इस तरह से विनय अपनी माँ को चेतावनी देता है। बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ, ऐसा मत करो तुम। मैंने उनसे तुम्हारा अपहरण करवाया और तुम्हारी पत्नी से कहा कि तुम्हारा अपहरण कर लिया गया है। मैंने उसे घर से बाहर भेज दिया और सोचा कि तुमको बताऊं कि अनामिका की मृत्यु हो गई है, और सोचा नाटक कर लूंगी कहकर कि तुम्हें पैसे के लिए किडनैप किया गया था और बाद में अमीर लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगी। राधा ने सारी बातें खुल के बताई। विनय सुन के बहुत दुखी हो गया। माँ, तुम तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। अनामिका बहुत अच्छी है। तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। छी। इस तरह से वो उसे डांटता है और अनामिका को ढूंढने निकल जाता है। वो उसे दर बदर ढूंढता है। फिर अचानक सड़क किनारे कमजोरी की हालत में गंदे कपड़ों में वो उसे मिलती है। उसे देखकर वो बहुत रोता है। अनामिका। इस तरह वो जोर से पुकारता है। पति को देखकर अनामिका कहती है, अजी, आप मेरे लिए आए हैं? ऐसा कहकर वो बहुत रोती है। फिर विनय रोते रोते उसे सारी बातें कहता है। अनामिका, माँ ने जो किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें कोई परेशानी होने नहीं दूंगा।
हम कहीं दूर जाके जिएंगे। मुझे अपनी माँ की जरूरत नहीं है और ना ही उसके पैसों की। जब तक वो अपना व्यवहार नहीं बदलेगी तब तक मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर वो अनामिका के गांव में वापस जाता है और वहां पे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।